पार्ट 2 के अंतर्गत वैदिक क्षमत्व इस टॉपिक को देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वैदिक क्षमत्व की व्याख्या क्या होती है, उसके दो प्रकार कौन से हैं, उसके बाद उत्तम वैदिक क्षमत्व के लिए आवश्यक कौन कौन से घटक शरीर में होने चाहिए, अगर उत्तम वैदिक क्षमत्व होता है तो उसका शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, और वैदिक क्षमत्व अगर उत्तम नहीं होता है तो उसका शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार हमने रिमार्केबल व्याख्या जो होती है स्वस्थ की वो देखी, और उसके उपरांत हमने देखा था कि आयुर्वेद के अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति। अब इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत जो आयुर्वेद के अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति थे उसमें एक पॉइंट आया था, पॉइंट नंबर 3, कि जिनके शरीर में मांस, रक्त, अस्थि आदि सुसंगठित नहीं होते। इस पॉइंट को ही इलेबोरेट करने के लिए हम उसके आगे का यह पॉइंट देख रहे हैं कि मांस आदि धातु अनिविष्टित होने के कारण आने वाले शारीरिक दुर्बलता। अब इस हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि अनिविष्टित यानी क्या होता है। अनिविष्टित इस शब्द को जानने के लिए हम चक्रपाणी टीका के अंतर्गत का एक श्लोक देखेंगे, जिससे हमें इस शब्द की हमें पूरी तरीके से अनुभूति होगी। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 22वें अध्याय का 7वां श्लोक। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 22/7। अनिविष्टानि श्लथानि मासादीनि येषाम शरीरानाम तानि तथा, या फिर और अनिविष्ट नीति विषमानी। इसका अर्थ क्या होता है। अनिविष्टित मांस धातु यानी मांस धातु का सहनन कम होकर मांस धातु शिथिल होना। ओके, तो अनिविष्टित का मतलब होता है जो मांस धातु होता है उसका जो सहनन होता है, उसका जो मसल टोन होता है वो नहीं रहता है, और उसमें श्लथांगत्व आ जाता है, फ्लैबीनेस आ जाता है। ओके, उस फ्लैबीनेस को, उस श्लथांगत्व को ही अनिविष्टित कहते हैं। अनिविष्टित मांस धातु मतलब ये मांस धातु की एक विकृति होती है। मांस धातु जो होता है उसका कार्य ये होता है शरीर के अंतर्गत जो अस्थि का ढांचा होता है उसका लेपन करना, उसके अंतर्गत सीरा, धमनी, सभी प्रकार की रचनाएं रहती है, और ये तभी योग्य प्रकार से कार्य कर पाती है जब जो मांस शरीर के अंतर्गत होता है वो ठीक तरीके से शरीर के अंतर्गत के अवयवों को चिपका हुआ हो, यानी उसमें एक प्रकार का जो टोन रहता है वो आवश्यक होता है। सहनन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। वो टोन जब नहीं रहता है तो उसमें श्लथांगत्व आ जाता है। ओके, फ्लैबीनेस आ जाता है। ओके, जिस प्रकार से अगर ये हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें जिस साइड में हमें पैरालिसिस होता है उसके विरुद्ध साइड में स्किन खींच ली जाती है। ओके, स्पेसिफिकली अगर फेशियल पाल्सी में हम देखते हैं तो अगर लेफ्ट साइड में अगर पैरालिसिस अटैक हुआ है तो राइट साइड में मसल को खींच लिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड में अभी भी टोन है और उस टोन के कारण वो मसल उस साइड में खींच ली जाती है, जबकि लेफ्ट साइड में पाल्सी होने के कारण वहां का टोन चला गया है। तो ये जो टोन होता है बॉडी का, ओके, वो मेंटेन रहना आवश्यक होता है। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो उस वक्त उसके कारण श्लथांगत्व आ जाता है, फ्लैबीनेस आ जाता है, और उसी को अनिविष्टित कहते हैं। अब अनिविष्टित जो है वो मांस के बारे में बताया गया है। मांस शैथिल्य के कारण अवयव का प्राकृत आकार बदलता है।
ओके, तो ये जब होता है तब उसका जो प्राकृत आकार है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। वैसे ही अवयवों के आकुंचन प्रसरण क्रियाओं पे दुष्परिणाम होता है। तो ये तो एक्सटर्नल थिंग हो गई। अगर इंटरनल कोई ऑर्गन है और उसका आकुंचन प्रसरण होना है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये मसल में भी होता है, ऑर्गन में भी होता है। अगर ये क्रिया है उसकी जो होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है जब उसमें अनिविष्टितता आ जाती है। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे मांस का। हृदय स्थित मांस धातु जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, वहां शैथिल्य होने की वजह से हृदय का आकार बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमेगैली। और उसका दुष्परिणाम ब्लड सर्कुलेशन, यानी उसका जो रक्त का संवहन होता है वो, उसके बाद श्वास उच्छ्वास यानी रेस्पिरेशन पर होता है। ओके, तो हमने ये देखा कि मांस निविष्टित जो क्रिया होती है वो एक्सटर्नली होती है या फिर इंटरनली बॉडी में किसी मसल में ऑर्गन में होती है, तो उसकी वजह से किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे मांसादि कहाँ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांस आया, उसके बाद रक्त धातु। वहां पे उस पॉइंट में हमने देखा था कि तीन चीजों के बारे में उन्होंने कहा है, मांस, रक्त और अस्थि। तो मांसादि में पहले मांस हो गया, उसके बाद हम देखते हैं अनविष्टित रक्त धातु। अनविष्टित रक्त धातु में भी रक्त धातु की विकृति आएगी। रक्त धातु का क्षय या फिर उसकी वृद्धि स्वरूप में वैषम्य। तो हम रक्त धातु तो देख चुके हैं। तो यहाँ पे अनिविष्टित का मतलब होता है रक्त धातु में होने वाली विकृतियां। तो रक्त धातु जो हमने पढ़ा था, तो उसकी वृद्धि के क्या क्या उसकी विकृति में वृद्धि की वजह से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, या उसके क्षय में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होंगे। उसी को अनिविष्टित रक्त धातु हम कह सकते हैं। तो वो हमने वही देख लिया, उसे उसलिए इसे डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अनिविष्टित अस्थि धातु। जब अस्थि धातु में विकृति होती है तो हमें किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं? अस्थि धातु वृद्धि या फिर क्षय स्वरूप में वैषम्य। अगर अस्थि धातु में की अगर वृद्धि होती है या फिर क्षय होते हैं तो किस प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं? अस्थि धातु में हम देख चुके, वही लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होंगे, जिसको हम अनिविष्टित अस्थि धातु के लक्षण कहेंगे। वैद्यकीय क्षेत्र में अस्थि क्षय यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, उसमें उस स्वरूप में हमें वैषम्य अधिक मिलता है। अगर हमने वहां पे देखा था कि जो अस्थि वृद्धि होती है उसमें अधिदंत होता है, अधिअस्थि होती है। तो इस प्रकार के लक्षण हमें कम मात्रा में मिलते हैं। अनिविष्टित अस्थि धातु में मुख्यतः उसके क्षय के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण भी हमें ज्यादा मिलते हैं, जो वृद्धावस्था में मिलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं। तो मांस, रक्त, अस्थि धातु के वैषम्य निर्माण होने पर शरीर दुर्बल होकर वैदिक क्षमत्व कम होता है। अब इस पॉइंट को हमने इलेबोरेट क्यों किया? क्योंकि हमें मुख्यतः समझना चाहिए कि इन तीन धातु के ऊपर शरीर का मुख्य कार्य व्यापार चलता है। अगर इसमें वृद्धि और क्षय होती है, तो तीन धातु की वृद्धि और क्षय हम देख चुके हैं। अगर इनमें वृद्धि और क्षय होते हैं तो उसके लक्षण यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, और उसके वजह से वैदिक क्षमत्व जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, असात्म्य आहार सेवन करने वाले दुर्बल होने के कारण। अगर असात्म्य आहार का सेवन करने वाले जो लोग होते हैं वो दुर्बल क्यों होते हैं? अब हमने ये भी पॉइंट इसके अंतर्गत देखा था, इसके पहले पॉइंट के अंतर्गत इसका और ज्यादा एलेबोरेशन यहाँ पे किया गया है। दोषवर्धक आहार को असत्य आहार कहते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है जो आहार किसी भी दोष की वृद्धि करता है, ओके,
तो योग्य मात्रा में किसी भी दोष का होना योग्य होता है, लेकिन अगर वो उससे भी ज्यादा अगर उसको रुद्ध करता है तो उसकी वजह से इस शरीर में अलग अलग प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो और शरीर के दोष को विकृत प्रकार से जो आहार रुद्ध करता है, जो बढ़ाता है, तो उसको हम असात्विकर आहार कहेंगे। ओके, जो शरीर के अंतर्गत दोषों की प्राकृत स्थिति को विकृत कर देता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं ताकि ये समझने में हमें आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल दिया है कप प्रकृति में मधुर व स्निग्धाहार। आपको पता है कप प्रकृति के अंतर्गत अगर हम मधुर और स्निग्ध आहार ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उस व्यक्ति में जल्दी विकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि उसकी पहले से कफ प्रकृति है, और कफ प्रकृति में कफ जो होता है उसकी वृद्धि मधुर और स्निग्ध आहार से होती है। तो इन लोगों ने इस प्रकार का आहार कम खाना चाहिए। अगर ये ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो उनके कफ प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, उनको कफज जो व्याधि होगी वो जल्दी हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अग्नि माध्यम में गुरु आहार का सेवन करना। आपको पता है अग्नि अगर मंद हो जाती है तो वो तो सभी रोगों की जननी होती है, लेकिन जब अग्नि मंद होती है तो वो किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण करने के बाद उसको पचाने के लिए उतनी कारगर नहीं होती है। तो अगर अग्नि माध्य हुआ है तो हमें दीपन पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। अगर अग्नि माध्य हुआ है तो हमने फास्ट करना चाहिए। ओके, मतलब अगर लंघन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अग्नि का दीपन होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में हमने अगर गुरु आहार का सेवन किया तो अग्नि की और मान्यता हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो भी अग्नि प्रदीपित है वो भी बुझ जाएगी। तो इस प्रकार ये होता है असात्विक आहार। उसका और तीसरा एग्जाम्पल कहा गया है कि श्वास के रुग्ण, मतलब श्वास व्याधि के रुग्ण ने दही, मछलियां, आइसक्रीम इस जैसे अभिसंधी आहार का सेवन करने के कारण पहले से उसे श्वास से और इस प्रकार का आहार अगर वो ग्रहण करेंगे तो उनमें उस व्याधि की और ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल बताया गया है कि हमेशा उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ खाना। उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर पित्त प्रकृति की व्यक्ति है तो उनको उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। और हमेशा ही उष्ण तीक्ष्ण प्रकार का अगर आहार खाया तो उसका परिणाम हमारे आहार नलिका के ऊपर होकर अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ये सभी जो है वो असात्विक आहार के उदाहरण होते हैं। शरीर के बल को, शरीर की कंडीशन को, शरीर के अग्नि को, शरीर के दोष को ना देखते हुए जो भी आहार सेवन किया जाता है, हमें हमारी बॉडी उसको पचाने के लिए कैपेबल है या नहीं ये ना देखते हुए सिर्फ जीवा लोल्य की वजह से अगर आहार का ग्रहण किया जाता है तो उसे असात्विक आहार कहते हैं। असात्विक आहार के कारण धातु विषम स्वरूप में निर्माण होने से शरीर दुर्बल होकर वैदिक क्षमत्व कम होता है। शरीर के अंतर्गत धातु बनने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, आप किसी भी प्रकार का आहार अगर खाते हैं तो। लेकिन अगर हमने विकृत प्रकार का आहार का खाया, असत्विक आहार खाया, तो उससे बनने वाली जो धातु भी है वो भी विषम स्वरूप के ही बनेंगे, और विषम स्वरूप के अगर धातु बनेंगे तो वो शरीर के विरुद्ध ही कार्य करेंगे, लाइक ऑटोइम्यून, और हमारी जो वैदिक क्षमता होता है वो योग्य निर्मित नहीं होगी या वो और दुर्बल हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं ना, जिस प्रकार का हम खाते हैं उस प्रकार के ही हम बनते हैं। तो जिस प्रकार का आप अनैसर्गिक असत्वयुक्त असात्विक आहार करोगे तो उसी प्रकार से हमारी शारीरिक प्रकृति बनेगी और उसी प्रकार से मानसिक विचारों की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए आहार जो होता है वो सत्वयुक्त हमारे शरीर को लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में सोच के होना चाहिए। इसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट है अल्पाहार लेने वाले व्यक्ति दुर्बल होने के कारण।
तो ये भी पॉइंट इसके पहले के पॉइंट में आ चुका है। तो कम आहार लेने के कारण अग्नि विकृति होकर, धातु क्षय होकर, क्षय स्वरूप में धातु वैषम्य निर्माण होकर शरीर दुर्बल होकर वैदिक क्षमत्व कम होता है। अगर आपने कम मात्रा में आहार का सेवन किया तो क्या होगा, अग्नि को योग्य मात्रा में भोग लगना चाहिए, तभी वो संतुष्ट होगी। अगर कम मात्रा में अगर आहार लोगे तो अग्नि विकृत हो जाएगी, और अग्नि विकृत हो जाएगी तो वो धातुओं का क्षय करेंगे, क्योंकि वो अपने ही धातुओं को खाने लगती है अगर उसको योग्य मात्रा में आहार नहीं मिला तो। और उसके कारण, इस क्षय के कारण धातु वैषम्य निर्माण हो जाएगा, और धातु वैषम्य निर्माण होने के कारण वो व्यक्ति और दुर्बल हो जाएगा, और उसके कारण उसकी जो वैदिक क्षमत्व होता है, जो बनना चाहिए धातु सार के कारण, वो धातु ही सार बन नहीं है, तो वैदिक क्षमत्व भी नहीं बन पाएगा, तो वो व्यक्ति और दुर्बल हो जाएगा। वैदिक क्षमत्व की भी निर्मिति उस व्यक्ति के शरीर में नहीं होगी। अब पिछले पॉइंट का लास्ट पॉइंट जो था वो सत्व के ऊपर आधारित था। तो अल्प सत्व व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व कम होने के कारण। ओके, तो सत्व का अर्थ यहाँ पे हमें मन लेना है। ओके, मन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो चरक स्थान 8वें अध्याय के 119वां श्लोक आया है। चरक स्थान के में 8/119 सत्वस्तच्चे तत्वम उच्यते मनः। इसका मतलब होता है सत्व के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। हमें जो परीक्षण करना चाहिए वो सत्व के द्वारा करना चाहिए। अब सत्व के द्वारा परीक्षण क्या होता है, तो हमने प्रवर सत्व, मध्य सत्व, उसके बाद अवर सत्व जो पिछली बार देखा था वही यहाँ पे आता है, और उसी के द्वारा जो परीक्षाएं की जाती है। तो प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम उसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सत्व यानी मन का गुण क्या होता है। जब मन में रजोगुण का प्राबल्य होता है तब मन व ज्ञानेंद्रियों का शरीर के लिए हानिकारक विषयों के साथ संपर्क आकर दोष दुष्य वैषम्य निर्माण होता है। आपको पता है जो मन होता है वो रजोगुण के द्वारा चलता है, और अगर तमोगुण के द्वारा उसको रोका जाता है। अगर शरीर में रजोगुण की मात्रा बहुत बढ़ गई, उसका प्राबल्य हो गया, तो उसकी वजह से जो मन होता है वो ज्यादा चंचल हो जाएगा, और मन जो अपना कार्य करवाता है, मन अपना कार्य ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करवाता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान का ग्रहण करने का कार्य करता है। तो अगर शरीर में रजोगुण के कारण उसकी चंचलता बढ़ गई तो ज्ञानेंद्रियों की विकृति होकर शरीर के लिए हानिकारक विषयों के साथ उसका संपर्क आएगा। जिस विषयों के साथ उसका संपर्क नहीं आना चाहिए, जहां पे उसको रोकना चाहिए, वहां पे मन उसको रोकने का कार्य नहीं करेगा। उसमें रजोगुण बढ़ने के कारण वो हानिकारक विषयों के साथ उसका संपर्क लाएगा, और उसके कारण दोष दुष्य वैषम्य निर्माण होगा। यानी दोष जो होते हैं वो दुष्य यानी धातु के साथ मिलके विकृत प्रकार के कार्य की उत्पत्ति करेंगे। ऐसा अगर पुनः पुनः घटित होता है तो उसके कारण वैदिक क्षमत्व कम होता है। अगर पुनः पुनः जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो हानिकारक विषयों के साथ अगर संपर्क में आए तो उसके कारण वैदिक क्षमत्व कम हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है कि असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग से कहते हैं। ओके, असात्म्य आहार जिस प्रकार से था उसी प्रकार से के जो असात्म्य विषय होते हैं उसके साथ अगर हमारे ज्ञानेंद्रियों का संयोग हो गया तो उसको असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। यानी इंद्रियों का अयोग्य विषयों के साथ संयोग होना, यह व्याधि का प्रमुख कारण है।
ये वैधि वित्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। उसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये पॉइंट हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि अति मात्रा में मधुर स्निग्ध पदार्थ खाना यह रसेंद्रिय का असात्म इंद्रियार्थ संयोग है। ओके, योग हमें स्निग्ध आहार का सेवन तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका जो सेवन है वो योग्य मात्रा में होना चाहिए। अगर अति मात्रा में हमने अगर मधुर और स्निग्ध आहार का सेवन किया, ओके, जीवालोल्य की वजह से, तो ये रसेंद्रिय जो होती है, जो हमारी जीवा होती है, उसका असात्म इंद्रिय संयोग है। ओके, कम मात्रा में है, योग्य मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में है तो उसका असात्म इंद्रिय संयोग है। ऐसा दीर्घकाल होने से, अगर ऐसा दीर्घकाल तक होता रहा तो क्या होगा, स्थूल्य, प्रमेय आदि विकार होकर वैदिक क्षमत्व कम हो जाता है। ओके, तो मैंने कहा कि कम या योग्य ठीक है, लेकिन योग्य ही ठीक है, कम भी योग्य नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका कम संयोग होगा, इसका अगर हीन योग होगा तो आपको माल नरिशमेंट हो जाएगी। तो किसी भी इंद्रियों का उसके जो विषय होते हैं उसके साथ उतना ही संपर्क आना चाहिए जितना आवश्यक होता है। कम होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, और जब ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है उसको कहते हैं असात्म इंद्रिय संयोग। अब मानसिक बल कम होने पर वैदिक क्षमत्व कम होकर शरीर दुर्बल बनता है। ये तो ज्ञानेंद्रियों का था, उसी के साथ साथ ये तो मन का विषय है। तो मानसिक बल कम होने के कारण क्या होगा, वैदिक क्षमत्व कम होकर शरीर दुर्बल बनेगा, पुनः पुनः व्याधियां होती है। तो व्याधियां होने के पश्चात भी अल्पसत्व व्यक्ति औषधियों योग्य प्रकार से सेवन नहीं करता, वह आहार विहार के नियम का पालन नहीं करने के कारण व्याधियां जल्दी ठीक नहीं होती है। यहाँ पे जो अवर सत्व के व्यक्ति है उसके गुणों के बारे में कहा है कि उस व्यक्ति के शरीर में पहले से अवर सत्व है, ऊपर से उसके कारण उसका मानसिक बल भी कम है। इस प्रकार का व्यक्ति ये उसके गुणों के अनुरूप वो पहले से ही अल्पसत्व है, और उसको जो उसके लिए औषधियां दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, उसका भी वो योग्य प्रकार से सेवन नहीं करता है। और ये करने के कारण क्या होगा, उस योग्य आहार विहारों के नियमों का पालन ना करने के कारण उसको व्याधियां जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद वो जल्दी ठीक भी नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार से अल्पसत्व के व्यक्तियों के बारे में बतलाया गया है। अब हम एक चार्ट देखते हैं। उस चार्ट में हम देखेंगे कि दुर्बल शरीर के व्यक्ति और उनकी संभाव्य व्याधियां। अगर दुर्बल शरीर के व्यक्ति होते हैं तो उनको कौन कौन सी प्रकार की व्याधियां होती है, इसके पहले के पॉइंट के अनुरूप। सबसे पहले, अगर अति स्थूल व्यक्ति होता है तो उसको कौन कौन सी व्याधियां हो सकती है, उसको स्थूल्य हो सकता है। ओके, तो स्थूल है तो ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो स्थूल्य उत्पन्न हो जाएगा। प्रमेय हो सकता है, मूत्र रोग जो होते हैं, ओके, जो 20 प्रकार के हैं, हमने इसके पहले उसके बारे में थोड़ा देखा है, यहाँ पे उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो उत्पन्न हो सकता है। हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद वंध्यत्व उत्पन्न हो सकता है। अब वंध्यत्व यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि अगर वहां पे स्थूलता में मेद की वृद्धि होने के कारण मेद के बाद बाकी की जो धातु है उसके निर्मित प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। अस्थि धातु जो रहेगा होगा वो क्षीण रहेगा, मज्जा क्षीण रहेगा, और उसके बाद बनने वाला शुक्र भी क्षीण रहेगा। तो धातु की निर्मित क्षीण हुई है, तो प्रक्रिया ही क्षीण हुई है, उसके कारण उस व्यक्ति को वंध्यत्व भी उत्पन्न हो सकता है। इत्यादि व्याधियां अति स्थूलता में उत्पन्न होती है। नंबर 2, अति कृश व्यक्ति में कौन सी व्याधियां होती है, कास, श्वास, ये श्वास जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड व्याधियां है, जिसके कास और श्वास के दोनों के 5 टाइप्स होते हैं, ये उत्पन्न हो जाती है अति कृश व्यक्तियों में।
उसके बाद राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा का मतलब हम कोरिलेट करते हैं टीबी के साथ। अगर अनुलोम राजयक्ष्मा है इसका मतलब टीबी है। रस से लेकर शुक्र तक धातु का क्षय हुआ है। अगर प्रतिलोम होता है, ओके, तो शुक्र से कम होता है तो उसकी कोरिलेशन हम एड्स के साथ करते हैं कि शुक्र का वहां भी विकृति हुई है, उसके कारण उल्टे धातु का जो क्षय होता आया है, तो ये राजयक्ष्मा भी अतिकृश के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद दौर्बल्य। दुर्बलता तो अतिकृश व्यक्ति में वैसे भी होती है। संधिवात, संधियों में होने वाली वेदनाएं। ओके, तो ये इस प्रकार की व्याधियां हमें अतिकृश व्यक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और 7 में आहार सेवन से पांडु हो सकता है। ओके, पांडु का कोरिलेशन हम एनीमिया के साथ कर सकते हैं। तो जो शरीर में अगर रक्त की मात्रा ही अल्प हो गई है, ओके, तो इसका मतलब साथ में आहार आपने किया है, आपने रक्त का वर्धन करने वाले जो आहार द्रव्य होता है उसका सेवन नहीं किया है। एक और एनीमिया का टाइप होता है, पांडु का टाइप होता है, यानी मृत भक्षक जन्य पांडु। मृत भक्षक का मतलब होते हैं मट्टी खाने से होने वाला एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, सॉरी एनीमिया नहीं कहेंगे, पांडु कहेंगे। तो क्या होता है, जो मट्टी खाते हैं उसमें जो वर्म्स रहते हैं, उस वर्म्स के कारण आपके बॉडी में स्पेसिफिकली हुक वर्म्स जो देखे जाते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर के ब्लड को सक कर लेते हैं, और इस सकिंग के कारण क्या हो जाता है, उसको पांडु हो जाता है। तो ये पांडु का एक टाइप होता है। तो असात्म्य आहार आपने खाया है, आहार जो है जो रक्त का पोषण नहीं कर रहा, ऐसा आहार आपने खाया है जिसकी वजह से शरीर के अंदर के पोषण को खींच लिया जा रहा है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कुष्ठ। कुष्ठ के बारे में हमने देखा था कि कुष्ठ के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है महाकुष्ठ, दूसरा होता है क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ के 7 प्रकार होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत 11 प्रकार आते हैं, 11 प्रकार आते हैं, और जितने भी प्रकार के त्वक रोग होते हैं उसको क्षुद्र कुष्ठ कहा गया है। तो ये असात्म्य आहार के कारण ही होते हैं। कुष्ठ का एक मुख्य लक्षण कारण बताया गया है अलग अलग प्रकार के वीर्यों का, यानी उष्ण वीर्य और शीत वीर्य आहार को एक साथ खाना, अलग अलग प्रकार के रसों के आहार को एक साथ खाने की वजह से त्वक रोग या कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। ये उसका एक मुख्य लक्षण कहा गया है। ग्रहणी जो हमारा अवयव होता है आमाशय के बाद और पक्वाशय के पहले, इसमें असात्म्य आहार, वहां पे आहार का पाचन होता है। अगर असात्म्य आहार करेंगे तो उसका पाचन तो होगा, लेकिन विकृत आहार है उसके कारण वहां पे विकृति उत्पन्न होगी। शोथ। शोथ का मतलब होता है स्वेलिंग। तो इसमें अगर असात्म्य आहार खाएंगे तो उसकी वजह से शुद्ध की उत्पत्ति भी होती है। आपने एक व्याधि सुनी होगी क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, 12th में आपने पढ़ी होगी। तो वो यहाँ पे हम यहाँ समझ सकते हैं असात्म्य आहार के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट का ही अम्लपित्त यानी एसिडिटी। ओके, एसिडिटी उत्पन्न हो जाएगी असात्म्य अगर आहार आप अगर खाओगे। पीनस जो प्रतिशय होता है, सर्दी होती है उसके आगे का जो कंडीशन होती है उसको पीनस कहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ठास लगती है और नाक बहती रहती है, उसको पीनस कहते हैं। वो भी असात्म्य आहार अगर सेवन करोगे तो उसका पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो उसके वजह से शरीर में आम की उत्पत्ति होगी। आम की उत्पत्ति होने की वजह से पहले प्रतिशय होता है, उसके बाद पीनस की उत्पत्ति होती है। ज्वर। ज्वर तो एक नॉर्मल लक्षण है, लेकिन ज्वर को आयुर्वेद में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलग अलग टाइप होते हैं, नीच के कारण, आगंतुच के कारण। तो ये भी असात्म्य आहार के कारण उत्पन्न होगा, क्योंकि वैदिक क्षमता तो कम है, तो उसकी बॉडी को ज्वर उत्पत्ति हो सकती है उसके कारण शरीर में। उसके बाद उदर। उदर व्याधि है के 8 प्रकार होते हैं, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन असात्म्य आहार हर एक के सेवन की वजह से उदर व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। वंध्यत्व। अब अगर असार धातु
असार आहार सेवन किया, असार आहार रस बनेगा, असार धातु की उत्पत्ति होगी, तो जो सातवां धातु होगा वो कहाँ से अच्छा बनेगा, और वो असार बनेगा तो उसकी वजह से वंध्यत्व आ सकता है। तो इस प्रकार के असात्म्य आहार सेवन करने की वजह से लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसको हमने बहुत फास्टली ही देखा, लेकिन आपको यहाँ से यही ग्राह्य करना है कि इस प्रकार की व्याधि होती है। ओके, नेक्स्ट ईयर में आप हर एक व्याधि को डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद फिर अल्पाहार ग्रहण करने से, अल्पाहार ग्रहण करने से संभाव्य व्याधि जो होती है वो कुपोषण जन्य व्याधि होती है। ओके, आपने 12th में पढ़ा होगा क्वाशियोरकर, मारास्मस, ये कुपोषण जन्य व्याधि होती है। ओके, शरीर को योग्य जब पोषण नहीं मिलता है तो उसको पीएम भी कहते हैं। पीएम के अंदर ही क्वाशियोरकर, मारास्मस आती है। पीएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। ओके, उसकी मात्रा शरीर को कम मिलती है और उस प्रकार से माल नरिश की वजह से कुपोषण जन्य यानी वही कुपोषण जन्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर अनिविष्टित मांस धातु से, इसके पहले भी हम देख चुके हैं अनिविष्टित मांस धातु, तो मांस प्रदोषित व्याधियां होती है। इसको तो हमने डिटेल में देखा ही था, लेकिन चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो मांस प्रदूषक व्याधि है वो बताई गई है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ व्याधियां कौन सी है वो देखेंगे। तो 10 प्रकार की मांस प्रदूषक व्याधियां बताई गई है कि अधिमास, मांसार्बुद, मांसकिल, गलशालुक, गलशुंडी, पुतिमास, अलजी, गंड, गंडमाला, उपजीविका। इस प्रकार की 10 दूषित मांस रोगों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनिविष्टित रक्त धातु से उत्पन्न होने वाली व्याधियां, तो अनिविष्टित रक्त धातु के कारण संभाव्य व्याधि कुष्ठ होती है। ओके, जो कुष्ठ की संप्राप्ति है उसके अंतर्गत रक्त धातु की विकृति भी कहा गया है। रक्त की कोई भी विकृति होती है तो यहाँ पे मुख्यतः ये शूद्रकुष्ठ के बारे में कहा गया है, क्योंकि रक्त की कोई विकृति होती है तो उसका इम्प्रिंट मिरर के रूप में हमें त्वक पे मिलता है। ओके, तो इसीलिए कुष्ठ में रक्त धातु की भी विकृति होती है। उसके बाद विसर्प, ये विसर्प भी एक व्याधि है जिसके 7 से 8 टाइप है। रैशेज बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाती है, तो वो भी रक्त धातु की विकृति के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद रक्त पित्त, रक्त और पित्त दोनों का आश्रय संबंध होता है। रक्त विकृत होगा तो वो पित्त को विकृत करेगा, पित्त को विकृत करने के कारण वो उसमें विकृति उत्पन्न करने के कारण शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। तो रक्त पित्त के भी कुछ टाइप्स है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गए रक्त दूषित होने के कारण। पांडु, पांडु का कोरिलेशन एनीमिया के साथ होता है, तो वही यहाँ पे पांडु भी रक्त प्रदूषण के कारण उत्पन्न होगा। उसके बाद रक्त प्रदर, ओके, तो स्त्रियों में ज्यादा मात्रा में रक्त जो है वो मेंसेस में फ्लो होगा, जिसको हम रक्त प्रदर कहते हैं, क्योंकि वहां पे विकृति हुई है उसकी। उसके बाद कामला, कामला का मतलब हम उसका कोरिलेशन जॉन्डिस के साथ करते हैं। तो जॉन्डिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक यानी कामला के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है रुद्धपित्त कामला। रुद्धपित्त कामला का मतलब होता है जो रूट होता है जहां से बाइल शरीर में मिक्स होता है, उसको जब ब्लॉकेज हो जाता है उसका, उसके वजह से जो मल होता है वो तिल पिष्ट नहीं होता है, यानी उसमें येलोविशनेस नहीं रहता, ओनली व्हाइटिश और ब्लैकिश मल निकलता है। उस कामला के बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं किया जा रहा है, वहां पे तो ब्लॉकेज हो जाता है। यहाँ पे उस कामला के बारे में वर्णन किया जा रहा है जो पूरे शरीर में भी पित्तत्व निर्माण कर देता है और मल में भी ज्यादा मात्रा में और मूत्र में पित्तत्व निकलता है। वो ये रक्त दुष्टि के कारण होगा, रक्त दुष्टि होगा, पित्त को दुष्ट करेगा और वो कामला व्याधि की उत्पत्ति करेगा। मुख भाग, मुख भाग का मतलब होता है स्टोमेटाइटिस, तो ये भी रक्त विकृति के कारण पित्त को विकृत करने के बाद उत्पन्न होगा। और सीधे आगे बताया गया है त्वक रोग, तो अलग अलग प्रकार के त्वक रोग उत्पन्न होते हैं जब रक्त
विकृति हो जाती है तो ये कुष्ठ के अंतर्गत ही आता है। और स्किन जो होता है वो मिरर है इंटरनल का, तो हमें इसके कारण त्वचा के रोग रक्त विकृति में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहा है अनिविष्टित अस्थि धातु से उत्पन्न होने वाली व्याधियां। तो अनिविष्टित अस्थि धातु के कारण अस्थि प्रदोषित व्याधियां होती है संभाव्य में। तो चरक सूत्र स्थान के 28वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो ये हम व्याधि है तो अस्थि धातु में देख चुके हैं, लेकिन उसमें उसके 8 प्रकार के व्याधियां बताई है, जैसे अधिअस्थि, अधिदंत, दंतास्थि भेद, दंतशूल, अस्थि भेद, अस्थिशूल, अस्थि विवर्णता तथा दंत विवर्णता, केश, लोम, नख, दाढ़ी, मूछ के दोष। इस प्रकार की 8 व्याधियां बताई थी ये है इसमें। तो ये जो व्याधि है इसमें से मैक्सिमम व्याधियां ये अस्थि वृद्धि के कारण नहीं है, अस्थि क्षय के कारण नहीं है। ओके, और उसके मल में भी विकृति जो होती है वो बताई गई है। तो ये शरीर के व्यक्ति जो होते हैं इनमें इस प्रकार की संभाव्य व्याधियां मिलती है। तो इसमें से आपको सिर्फ एग्जाम्पल देखना, उस डिटेल में हमें उतना जानना ज्यादा नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है ये आपके समझने के लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अष्टोनंदित पुरुष। ओके, अष्टोनिंदित पुरुष। तो अष्टोनिंदित पुरुष जो है उसका श्लोक आता है चरक सूत्र स्थान 21/3, चरक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का 3रा श्लोक। इह खलु शरीरम अधिकृत्यष्टो पुरुषा निंदिता भवति तद्यथा अतिदीर्घच्च अतिह्रस्वच्च अतिलोमाच्च अलोमाच्च अकृष्णच्च अतिघोरच्च अतिस्थूलच्च अतिकृष्णश्चेति कृषच्चेति। तो इसमें कहा गया है कि ये अष्टोनिंदित नाम का अध्याय ही है चरक सूत्र स्थान में। इस अध्याय में शरीर के को आधार मानकर 8 प्रकार की निंदित पुरुष होते हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार में सबसे पहला बताया गया है कि अत्यंत लंबा। ओके, तो जो अति लंबा होता है नॉर्मल के दृष्टिकोण से, और उसके बाद बताया गया है नंबर 2 पे अत्यंत छोटा। ओके, तो इसका कोरिलेशन हम मॉडर्न के अनुसार जो गिगेंटिज्म पाया जाता है, ओके, उसके साथ हम अति लंबा जो होता है उसका कोरिलेशन कर सकते हैं, और जो अति छोटा है उसका हम डॉर्फिज्म जो होता है, डॉर्फिज्म के साथ हम उसका कोरिलेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कहा गया है कि अधिक रोमो वाला, या फिर चौथा सर्वथा रोम रहित। तो अधिक रोम रहेंगे तो उसको भी निंदित कहा गया है। अत्यंत रोम होते हैं जैसे वो व्यक्ति भालू समान दिखता है। उस इसके कारण क्या होता है, जो भी हम लेप, उसके बाद फिर मसाज वगैरह ऑयल की ये जो हम करते हैं तो वो उस व्यक्ति में वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत रोम उत्पत्ति उस व्यक्ति में होती है। और अगर सर्वथा रोम रहित रहेगा तो जो स्वेद शरीर में निर्मित होता है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, और उसके कारण उसकी शरीर में हमेशा विकृति पाई जाएगी, असहज वो अपने आप को फील करेगा, तो वो भी निंदित में आता है। उसके बाद 5वां कहा गया है अत्यंत श्याम वर्ण वाला, और छठा कहा है अत्यंत गौर वर्ण वाला। तो श्याम वर्ण जो होता है, अब अगर हम निग्रोज पीपल की बात करें तो वो तो टोटली ब्लैकिश रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो काला वर्ण नहीं कहा गया। यहाँ पे जो वर्णन किया गया है जो तेजोहीन होता है,
भले ही काला वर्ण हो, लेकिन एक प्रकार की ग्लो रहती है उन व्यक्तियों में भी, लेकिन वो भी नहीं होता है विकृत प्रकार का अगर कालापन दिखाई देता है। मेलेनिन का स्पॉटिंग बॉडी के ऊपर ज्यादा दिखता है, एक म्लान त्वचा दिखाई देती है, उस प्रकार के काले वर्ण के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और उसके बाद अत्यंत गोरा वर्ण वाला भी। ओके, आपको पता होगा कुछ लोगों को फोटो सेंसिटिविटी होती है, इतने गोरे वर्ण के होते हैं और उनको लाइट तक सहन नहीं होता है, उस प्रकार का जो होता है वहां पे उसके बारे में यहाँ उन्होंने कहा है कि अत्यंत गौर वर्ण वाला, ये भी निंदित में आ जाता है। उसके बाद अत्यंत मोटा, और आठवां है अत्यंत दुबला। जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं और या फिर बहुत ज्यादा दुबले लोग होते हैं, वो भी निंदित लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों में शारीरिक बल व वैदिक क्षमत्व की कमी होती है। ये जो लोग होते हैं, इन व्यक्तियों में हमें शारीरिक और मानसिक शारीरिक बल जो होता है वो कम दिखाई देता है, और उसके कारण इनका वैदिक क्षमत्व कम होता है। ये शारीरिक बल को ध्यान में रख के किए गए हुए अष्टनिंदित पुरुष है। मानसिक बल के नहीं, शारीरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वर्णन किया है, और उसकी वजह से उन व्यक्तियों को शारीरिक बल कम होगा और वैदिक क्षमत्व कम होगा। अब इसी श्लोक के आगे का श्लोक है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो हम देखते हैं कि चरक सूत्र स्थान 21/4, चरक सूत्र स्थान की 21वें अध्याय का 4था श्लोक, तत्राति स्थूल कृषयो और भूय एवा परे निंदित विशेषा भवंती। तो इस श्लोक में कहा गया है कि अष्टो निंदित में जो सबसे एंडिंग में एक्सप्लेन किया गया था, अति स्थूल व अति कृश, ये उन निंदितों में भी सबसे ज्यादा निंदित होते हैं। क्यों होते हैं सबसे ज्यादा निंदे? क्योंकि वैदिक क्षमत्व कम होने पर अति स्थूल व अति कृश लोग पुनः पुनः व्याधि से ग्रसित होते हैं। इन बाकियों के कंपैरिजन में लंबा है, छोटा है, रोम वाला है, बिना रोम वाला है, श्याम वर्ण वाला है, गौर वर्ण वाला है, उस सभी के कंपैरिजन में ये जो लास्ट की जो जो कहे गए अति स्थूल और अति कृषि सबसे ज्यादा निंदित इसलिए है क्योंकि इनको अलग अलग प्रकार की व्याधि होती ही रहती है। ओके, और इसके अंतर्गत भी दोनों के कंपैरिजन में जो अतिकृष व्यक्ति है उसके बारे में अच्छा कहा गया है। उसके कंपैरिजन में अति स्थूल उस दोनों के में भी सबसे ज्यादा निंदित होता है। क्यों सबसे ज्यादा निंदित होता है? क्योंकि अति स्थूल व्यक्ति को अति कृष की मात्रा में बहुत ज्यादा प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती रहती है, और आयुर्वेद में ही सूत्र स्थान का ये वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति पतला है तो उसको मोटा करना आसान है मेडिसिन देके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको पतला करना ये काफी मुश्किल होता है, और उस मोटे व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की व्याधियां होती रहती है। ये हमें प्रैक्टिकल रूप में भी ये बहुत जगह दिखाई देता है। अब इसके बारे में इसी श्लोक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो विस्तार वजह हम यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, लेकिन ये समझने के लिए आप चरक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का 14 श्लोक देख सकते हैं कि निंदितों में भी निंदित जो होते हैं वो अति स्थूल और अति कृष होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा निंदित जो होता है अति स्थूल होता है। ओके, तो इस प्रकार की जो है वो अष्ट निंदित पुरुष होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हम अपना जो लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। आज हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था आयुर्वेद के अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति, उसके अंतर्गत हमने मांस, रक्त और मेद, इसमें अनिविष्टित होने वाले शरीर दुर्बलता को देखा। उसके बाद फिर असात्म्य अगर आहार सेवन की वजह से दुर्बलता कैसे आती है, अल्पाहार लेने की वजह से दुर्बलता कैसे आती है, अल्प सत्व के व्यक्ति की वैदिक क्षमत्व क्यों कम होता है, क्या कारण है इसमें, और अति दुर्बल व्यक्ति और उनमें संभाव्य व्याधि
इसका हमने वर्णन देखा, और उसके बाद अष्टनिंदित पुरुष क्या होता है और उसमें सबसे ज्यादा निंदित कौन होता है, ये वर्णन देखा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बल प्रकार के बारे में वर्णन देखेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, थैंक यू।